Welcome everybody to the session on natural resources and their uses. Let us begin. Session starts with some basic question. How do we categorize natural resources? What is the connection between the distribution of natural resources and different aspects of life? What are the implications of unsustainable use over exploitation of natural resources? Be mindful about the picture. This is the Dudhsagar waterfall and the railway bridge in Goa. The question can be asked on this also, that where is the Dudhsagar waterfall located, or where is the railway bridge or Dudhsagar waterfall railway bridge located? It is in Goa in India. So it's be mindful about this, that they can ask questions on even small pictures. Have a look here. You say this is a macro hydro plant in Himachal Pradesh. The power of flowing water converted into electricity. So hydel plant is basically flowing water converted to electricity. Says an offshore oil rig extracts petroleum far below the seabed. Let's go back now. Yeah. When does nature becomes resource? So this is the new NCERT. This is basically the mix of natural resources, minerals, 2-3 topics mixed together. One of the meanings of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans. So उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि नेचर क्या है. So उसमें लाइफ फॉर्म नॉन लाइफ फॉर्म दोनों आते हैं जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया. When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature becomes resources. क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी एलिमेंट रिसोर्स कब बनता है? जब उसका हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं या उससे कोई नई चीज़ हम बनाते हैं तब वो रिसोर्स बन जाती है, जो उसकी यूज़ बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस. व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर वी सी ट्री एज अ रिसोर्स. तो उन्होंने डिफाइन किया है कि वैसे तो ट्री है वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई ऐसा ऑक्सीजन देने के अलावा कोई काम नहीं. जैसे कट किया आपने, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया, फर्नीचर में यूज़ किया, तो उसी मोमेंट पर वो रिसोर्स बन गया. तो यह रिसोर्स कौन बन सकता है? ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजीली एसेसिबल. बता रहे हैं कि ये जिस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये इजीली एसेसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस. पुरानी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, उस वही सेम टू सेम कॉपी कर दिया कि ओशन के नीचे भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है, लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई. और अगर किया भी तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा. और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन द सेक्रेड ग्रूव्स. अभी रिसेंटली अरावली हिल्स का इशू चल रहा है. अरावली हिल्स में माइनिंग कर रहे हैं विच इज़ 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन है और उसका जोग्राफिकली भी काफ़ी यूज़ है, रिलीजियली कल्चरली भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, पर उसको कट करने की बात चल रही है. तो वही बात है कि कल्चरली भी कई बार अनएक्सेप्टेबल होता है इस तरह के जो रिसोर्सेज है उन्हें कट करना. सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स इट शुड बी टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल. बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि रिसोर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है. पहला, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल. 3 ऑप्शंस बन सकते हैं, 1, 2 एंड 3. टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकली फिजिबल ये सेकंड पॉइंट हो गया, और कल्चरली एक्सेप्टेबल ये दे सकते हैं 3, और ऑप्शन दे देंगे फिर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज अ नेगेटिव कनोटेशन. In the context we use here it means extraction, utilization and consumption of natural resources. वो बता रहे हैं कि
वैसे तो एक्सप्लॉइट को हम एक नेगेटिव सेंस मिसयूज़ की तरह से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है उसको एक्सट्रैक्ट करना, यूज़ करना और उसका कंजम्पशन करना. The earth has treasures, many of which have formed over millions of years, and which humans have taken and learned to use. These include the most obvious ones like water, air, soil, and also the not so obvious one like coal, petroleum, precious stones, metals, ores. रिसोर्सेज की बात चल रही है, अलग अलग जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं. Next, they are showing two pictures. The gentle plowing causes minimal disturbance to the underground ecosystem and retain soil moisture. Underground ecosystem means soil के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है और सॉइल का मॉइस्चर भी रिटेन हो रहा है. That we have discussed in agriculture. Second is honey from a beehive. Let's go down. Don't miss out. ये don't miss out वाले पार्ट जितने रहने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है. In many indigenous tradition of the world, nature is considered sacred. You have read about this in such tradition. Nature is a nurturer and nourisher. Important line है, क्वेश्चन बन सकता है. Nature is both a nurturer and a nourisher. और उसका एग्जाम्पल देने के लिए इन्होंने तुलसी पूजा फॉर वेलबींग. तो ये बता रहे कि हम तुलसी पूजा करते हैं वेलबींग के लिए. तो ये जो नई एनसीईआरटी है इसमें काफ़ी रिलीजियस पॉइंट काफ़ी सारे डाले. थिंक अबाउट इट, लुक एट योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम एंड एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर. इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, प्लास्टिक बटन सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर से बन रहा है, प्लास्टिक से बन रहा है. तो ये सारा तो बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल है वो सारा नेचुरल है. In short, we apply the term natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. Categories of natural resources. In science, we learn the usefulness of categorization and naming. We use some shared characteristic or criteria when we categorize ideas or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. तो ये बता रहे कि हम जो अलग अलग रिसोर्सेज है उनकी हम कैटेगराइजेशन करेंगे. और आप देखो यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइजेशन को भी क्लासिफाई कर दिया है. कैटेगराइजेशन का मतलब हो गया सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया. व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज और थिंग, हम उन्हें कैटेगरी कहते हैं, जिसको बेसिकली हम वन वर्ड से उनकी 3-4 क्वालिटीज जिसके बेसिस पे हमने उनको डिफाइन किया है वो सारी आ जाती है. व्हेन दीज नेम्स एंड मीनिंग्स आर शेयर्ड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ पीपल, it helps us to discuss the set of ideas or things without needing to describe them every time. तो कैटेगरी के बारे में बात चल रही है कि हम चीज़ों को जो कैटेगराइज करते हैं वो 3-4 कॉमन क्वालिटीज़ के बेसिस पे कर देते हैं और फिर जब हम इन्हें किसी दूसरे पर्सन को बताना है तो हमने पूरे डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है. कैटेगरी का मतलब वो सारी चीज़ें वो अंडरस्टूड फैक्ट हो जाता है. We can communicate more efficiently too. In earlier classes you learned about living and non-living things. As soon as we use these words, you know what they mean. This is a simple example of category. पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखिए. क्वेश्चन बन सकता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कैटेगरी का मतलब आप समझिए कि 3-4 कैरेक्टरिस्टिक को करें जिसको ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हर कोई समझ रहा है. तो बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी. लिविंग थिंग्स बोलेंगे तो बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा that they will take oxygen and they have a movement. ऐसा सारा कुछ बताना नहीं पड़ेगा. What might be of different criteria we can use to categorize natural resources? One of the ways we could categorize natural resources is based on the uses we put them to. Essential for our life, source for material and source for energy. ये 3 कैटेगरी बताया है. पहला बताया एसेंशियल, लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो एयर है, वाटर है. सोर्स फॉर मटीरियल, तो जो रॉ मटीरियल बन रहे हैं, ट्री है. एंड सोर्स फॉर एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. लेट अस गो अहेड एंड सी देम इन डिटेल. रिसोर्स एसेंशियल फॉर, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बहुत ध्यान रखना है. लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. वी टेक दीज फ्रॉम एटमॉस्फेयर, द रिवर एंड पॉन्ड्स एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग बीइंग थिंग्स. वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड. तो बता रहा है कि ये जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में बात चल रही है कि एयर है, वाटर है,
सॉइल है जिससे हम एग्रीकल्चर करते हैं. तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम बना नहीं सकते, वी कैन नॉट क्रिएट, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम कंप्लीटली. सो दे आर बी essential resources for us. Next, resource for material. Human beings create physical out of nature's object. क्या हम बना लेते हैं नेचर से, हम क्या क्या चीजें बना लेते हैं. We make them for our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. A piece of wood can be transformed into a chair, also carved into a statue. India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold. तो ये रिसोर्सेज फॉर मटेरियल है कि लकड़ी से क्या क्या बना सकते हैं, कोल से क्या क्या हम बना सकते हैं, गोल्ड से क्या बना सकते हैं, मार्बल से क्या बना सकते हैं. सो दे आर रिसोर्सेज फॉर मटेरियल. रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. एनर्जी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग. कॉर्नर स्टोन टर्म दिया हुआ इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लिविंग के लिए, बहुत ज़रूरी है. आजकल इलेक्ट्रिसिटी ना हो कोई काम नहीं हो सकता. इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस. दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज. ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, कोल से मिलेगी, वाटर से मिलेगी, पेट्रोलियम से मिलेगी, नेचुरल गैस से मिलेगी. एनर्जी की बात चल रही है. इलेक्ट्रिसिटी तो दे आर मेनी यूज ऑफ पेट्रोलियम वगैरह, गैस है, सनलाइट है, विंड है, इन सब से हमें एनर्जी मिलेगी. In the we see the river water. It is a renewable resource as long as glaciers and forests exist. Now glacier are frozen river on mountain top, and forests are very important for rain. So until the time we have these two, we will have the river water available with us through the process of water cycle. Next in the figure we take timber from the forest in limited quantities for a long time if we allow it to regenerate. तो ये टिम्बर मतलब वुड की बात हो रही है कि ये हम फॉरेस्ट से ले सकते हैं और बहुत लंबे समय ले सकते हैं अगर इफ वी टेक क्वांटिटी, रीजनरेट भी होते रहेंगे. सो दे बोथ विल बी रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. A second way of categorizing resources could be based on whether they are renewable or not. A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. Restore, regenerate मतलब वो अपने आप को recharge कर लेते हैं. Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. तो restoration को define किया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया पॉइंट है, पहले नहीं था. तो रिस्टोरेशन हम उसे कहते हैं जो ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना अगर वो डिग्रेड हो गया या डैमेज हो गया. नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स इटसेल्फ ओवर टाइम. A cut on your skin will normally heal. A forest recovers after a wildfire. Regeneration goes beyond restoration. बता रहे रीजनरेशन रिस्टोरेशन से थोड़ा ज़्यादा. इट इज़ अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग. तो रीजनरेशन मतलब एक नया लाइफ क्रिएट करना, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट इज रीजनरेशन. रिस्टोरेशन मतलब वापस अपनी. वी प्लांट ट्रीज in areas that may have lot of human interventions like clearing forest for housing. Now it is common scenario, now जंगल को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं हम, और ऐसे जगह में हम ट्री को प्लांट करते हैं. प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम. तो जहाँ पर जिस तरह के प्लांट हमने कट किए हैं वही प्लांट हम अगर वापस लगाएंगे तो हम उस इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर कर देंगे. The trees provide food and shelter for birds, squirrel and other creatures, enabling life to return. अगर फिर से हमने वहाँ पे प्लांट्स लगा दिए तो बर्ड्स वापस आ जाएंगी, उनको फूड मिलेगा, स्क्विरल्स वापस आ जाएंगे, जितने भी क्रिएचर्स वहाँ पे थे जो हमने हटाए फॉरेस्ट को कट करके, ट्रीज को कट करके, वो वापस वहाँ पे हमें मिलेंगे. नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट. टेक अ फॉरेस्ट. Let's say a tree falls in the forest. It decomposes with the bacteria, fungi and insects feeding on it. The tree becomes part of the soil, enriching it. New trees and plants grow from seeds. Eventually some will fall and the cycle starts again. तो बेसिकली बता रहे हैं कि जब भी कोई प्लांट डेड होके ज़मीन में गिरेगा तो डीकम्पोजर्स अपना काम करेंगे, बैक्टीरिया और फंगाई. डीकम्पोजर्स उस प्लांट को कम्प्लीटली डीकम्पोज करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे सॉइल में मिला देंगे. अब इन्हीं सॉइल को यूज़ करके नए प्लांट्स उगेंगे.
और ये साइकिल चलता रहेगा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस. स्पेसिफिक एक पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान में आप रखिए, इसको एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम. Most of India has abundant sunshine. In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers. Forests renew themselves. Soil replenishes itself through natural processes and so on. So basically नेचर के रिस्टोरेटिव फंक्शंस के बारे में बात होते हैं. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, दीज आर रीन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर. कह रहा है कि ये जितने भी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टिम्बर है, अगर हमने इसे लिमिटेड वे में यूज़ किया तो ये सस्टेनेबल है. However, for them to remain renewable, there is a condition: the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. वगैरह ये renewable तब तक ही है जब तक natural flow है. ट्रीज कट कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, तो some limit of cutting that. अगर आपने उसका रिस्टोरेशन रीजनरेशन का जो रिदम वो ब्रेक किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा. इफ़ यू हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट. कह रहे हैं कि पेड़ की जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से अगर हम कट करेंगे तो फॉरेस्ट हमारे खाली हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्य द सन गॉड इन ग्रैटिट्यूड. ये सूर्य को जल देने की यहाँ पर बात चल रही है. अब सो हमारे तो कल्चर में है ऐसा कि सूर्य भगवान को ऐसा जल देना चाहिए, और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी है. अर्घ्यम ऑफरिंग जनरली of water as a mark of respect or gratitude. Let us move here. Scientists have shown that through irresponsible human acts of nature's cycles have been disturbed. A combination of several factors interacting. Fossil fuel driven industrialization. Fossil fuel driven industrialization मतलब fossil fuel में क्या आ गया? पेट्रोल आ गया, कोल आ गया. तो इनके यूज से जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, एंड द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस आर टू ऑफ देम. तो दो इन्होंने रीजन बताए हैं फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइज. अब ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा, फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर देंगे पेट्रोलियम से, कोल से. तो जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके बेसिस पे कर रहे हो, या फिर आप फॉरेस्ट कट कर रहे हो एग्रीकल्चर के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए, तो भी हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज कट कर रहे हैं. हैज़ लेड टू राइजिंग टेम्परेचर्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग. On account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स है. ग्लेशियर्स आर फ्रोजन रिवर्स ऑन माउंटेन टॉप. जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय पे, वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं. अच्छा, ये मेल्ट तो साल भर होते ही रहते हैं, लेकिन वापस से ये रेन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेशन से वो वापस फॉर्म भी हो रहे हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने तेज़ी से ये फॉर्म नहीं हो रहे. प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इनका मेल्टिंग है, तो धीरे धीरे इनका लेवल कम हो रहा है. दिस हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशंस लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर. 7th की एनसीईआरटी में इस साल उन्होंने हिमालयाज़ को वाटर टावर दिया है. क्वेश्चन शायद 6th के बच्चों को शायद आ जाए, 9th को तो हमें नहीं आएगा. हिमालय इज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, टर्म लिखा हुआ है, वाटर टावर ऑफ एशिया लिखा हुआ है. और मे भी शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बट इट इज इंपॉर्टेंट. अभी तक तो नहीं मेंशन किया था. फर्स्ट एवर टाइम. नेक्स्ट, डोंट मिस आउट. आर्टिफिशियली communities had system of regulating or refraining from fishing during the spawning season to enable maintenance of fish population. Spawning season is their breeding season. तो जनरली उस सीजन में हम फिशिंग नहीं करते हैं. हाउएवर द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग. अभी लेकिन अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं. स्पेशली चाइना, जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं. In the case of type of fish called tuna, for example, the rapid and extensive decline in their population led to some agreement on control of fishing. Tuna fish की जो इतनी ज़्यादा फिशिंग कर दी है कि उसकी अब एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimp, is on a decline. तो अभी ये ट्यूना फिश क्या है, एज पार्ट ऑफ अ फूड चेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट फूड चेन है, जिसमें वो छोटी मछलियों को खाकर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं. वो हम देखेंगे आगे.
तो इसकी वजह से, क्योंकि टूना फिश कम हो गए तो स्मॉल फिशेस को खाने वाले कम है, तो स्मॉल फिश की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के बारे में बात बताई जा रही है। We need industries to produce the goods we consume. The process also creates waste that are frequently discharged into rivers and other water bodies. Often these wastes cannot decay to become the food of some life forms. Instead, it leads to disturbance of nature's cycle of restoration and regeneration, leading to the situation where river becomes poisonous and cannot support life. In this picture you can see the waste from the industries is often disposed without proper treatment. वो कह रहे हैं कि आजकल की जो कंज्यूमरिज्म की जो लाइफ है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं जो अलग अलग तरह के गुड्स, अलग अलग तरह के सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। अब जो गुड्स वो प्रोड्यूस करती हैं कंजम्पशन के बाद हम उसे फेंक देते हैं, जो कि डर्ट या डस्ट या वेस्ट बन जाता है। और वो वेस्ट, पहला तो हम उससे एक वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्लस इंडस्ट्रीज़ ने जब उससे गुड्स बनाए हैं तो उस समय भी काफ़ी सारा वेस्ट निकला है। और ये वेस्ट इंडस्ट्रीज़ ने कहाँ डाल दिया? रिवर में। आप देख सकते हैं फ़ोटो कितनी गंदी है ये, मतलब इसमें जो डर्टी वाटर है ये इसमें जा रहा है। सो दैट इज़ द पॉइंट दे आर मेंशनिंग हियर कि सो इन दिस एंटायर पैराग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर polluting the river and other water bodies to the level that they cannot restore themselves. ना ही उसमें कोई aquatic life form बन सकती है, ना उसमें किसी तरह की और लाइफ बन सकती है। It is just wastage. Identifying human actions in your surroundings that result in nature losing her ability to restore and regenerate. What type of interventions can be undertaken to restore nature's cycle? तो इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. Don't miss out. Ecosystem functions and ecosystem services देखेंगे. Nature has some inherent ways of working. For example, trees naturally produce oxygen. When these natural processes benefit human, we call them ecosystem services. तो ecosystem services का एग्जाम्पल बताया कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं नेचर के जो बाई डिफॉल्ट इन जनरल जो वेज है, जैसे प्लांट्स का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, और ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं नेचर के जिससे ह्यूमंस को बेनिफिट होता है उसको इकोसिस्टम सर्विसेज बोलेंगे. वन अमंग देम इज रेन्स, इसका एक और एग्जांपल हो गया. ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज अनदर एग्जांपल. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अनदर सच सर्विसेज. वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल. तो फॉरेस्ट के बारे में बता रहे कि फॉरेस्ट का नेचुरल एक्टिविटी है, वाटर को फिल्टर कर देता है, सॉइल इरोजन रोक देता है, एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट का काम कर रहा है. दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस. व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड and pollinated crops, because of that forest we are receiving ecosystem services from nature. इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में बात हो रही है कि फंक्शन क्या है. जैसे फॉरेस्ट का फंक्शन है वाटर फिल्टर करना, सॉइल इरोजन को रोकना, एनिमल्स को एक घर देने का काम करना, हैबिटेट मतलब, ये हो गए फंक्शन. अब इन फंक्शंस की वजह से हमें क्या सर्विसेज मिलती है? इससे हमें पहला तो क्लीन वाटर मिल रहा है वाटर फिल्ट्रेशन की वजह से. सॉइल इरोजन रुक रहा है तो हमारे फार्मलैंड को प्रोटेक्शन मिल रहा है. अच्छा, हैबिटेट फॉर एनिमल्स हो रहे हैं तो इसी की वजह से जो बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, तभी हमारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं. तो ये हो जाएंगे इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर. इंपॉर्टेंट है, पहली बार डाला गया है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिए. A manure tree produces about 275 liters of oxygen per day. Sorry, a mature tree produces about 275 liters of oxygen per day. This varies a little depending on type of tree. फिगर्स के साथ दिया है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए. A human being needs about 350 liters of oxygen every day. This can change based on the type of activity that an individual engages in, their height and the weight and so on. तो वहाँ पर humans का भी नीड है और ट्रीज का भी, तो दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है. तो उनका डिफरेंस है 75 लीटर का,
एक ट्री से बनता है 275 और ह्यूमंस को चाहिए 350, तो स्टिल देयर इज अ लैक ऑफ 75 लीटर कम है हमें, तो मतलब एक से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है. Further, they say take up a small research study to assess the type of renewable resources in your region. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to access information that you may need. What has been the changes in the status over time? Make a small report that identifies the reason for the change and what may be done. After the renewable, we'll talk about non-renewable resources. Non-renewable resources are created over long periods. They cannot be replenished at the rate we use them. For example, fossil fuel, coal and petroleum, and minerals, metals like iron, copper, gold, they are non-renewable resources. Now the reason non-renewable, they can be renewed, but it takes very long time. That is why they are non-renewable. India has significant quantity of coal reserves. We mine coal to meet our growing need for energy. But it has been estimated that the coal reserve in India may last another 50 years. The demand for electricity has been increasing as the population expands and the development work accelerates. Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judiciously. तो कह रहा है कि इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, और अभी तो मोस्टली हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोल से चलते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ज़्यादा कोल भी नहीं है, 50 साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा. So that's what they are talking, that we should be very mindful, we should be careful of using them. Next, let's explore what are the non-renewable resources that you use daily, directly or indirectly. What are the possible renewable substitutes? What are some of the steps we can take to transition to renewables? All question, कोई fact नहीं है, question तो नहीं है इस पे. Now, distribution of natural resources and its implications. Natural resources are not evenly distributed across our planet or even within countries. This uneven distribution shapes human settlement, trade patterns, international relations and conflicts too. ये कह रहे हैं कि natural resources जो है वो हर जगह बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है, और इसी से ह्यूमन सेटलमेंट हुए, जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ज़्यादा सेटलमेंट होगा, ट्रेड पैटर्न जहाँ ज़्यादा बिजनेस होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भाई जो उस कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उसके पास बेटर रिलेशनशिप. यूरोपियन एमिरेट्स कंट्री हैं, दे हैव ऑयल एंड पेट्रोल रिजर्व्स, तो दिस इज़ बेटर रिलेशनशिप उनको सभी के साथ बनाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. Many wars have been fought and continue to be fought to gain control over natural resources, that we have also seen. Now this is an image where they have mentioned different types of reserves, natural resources available. कोल के लिए ब्लैक सर्कल लिया है, ऑयल के लिए ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पिंक स्क्वायर फॉर आयरन ओर, एंड बॉक्साइट इज अ डायमंड, ऑरेंज कलर. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर एरिया है. दिस इज इन झारखंड, बोकारो है, कोरबा छत्तीसगढ़ है, बिजपुर है, अमरकंटक MP. सो दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर. क्वेश्चन पूछे क्योंकि काफ़ी वास्ट है. Here they say there is notice the uneven distribution of important minerals. What type of industries located near natural resource create employment opportunities for the local people. बिल्कुल सही बात है कि भाई जहाँ पर आप देखो, जहाँ पर भी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमने देखा टाउनशिप्स गो अराउंड देम एंड एक्सपैंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू. तो ऐसे जहाँ पर एरिया होंगे वहाँ टाउनशिप्स बनेंगे, वहाँ टाउन्स बनेंगे, लोग आके रहेंगे. Talking about the natural resource, this is the Mettur Dam in Tamil Nadu built on Kaveri River. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से डैम के वाटर के ऊपर. दिस इज द डैम, मेट्यूर डैम, इसी वाटर स्टोरेज के ऊपर इशू है. द नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है शार्प. हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होने से भी ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी. सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अ फिनोमेना इकोनॉमिस्ट कॉल द नेचुरल रिसोर्स कर्स. तो कई बार क्या है, नेचुरल रिसोर्स तो है लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है. इसी को नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में.
paradox of plenty. Put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that the country is rich. Frequently, economies are unable to develop industries that convert the resources into products of higher value. The chapters आगे है factors of production in the later parts of the book will give you the understanding of this. कि अगर हमारे पास काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन अगर आपने उसका कुछ किया नहीं, कोई प्रोडक्ट उसका बनाया नहीं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उतनी बेनिफिट उससे नहीं मिल पाएगी. इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट अवर ग्रोइंग नीड्स. जैसे अब अरावली का जो माइनिंग कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि अरावली में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी मिनरल्स हैं, तो उस सबका हम भाई उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे. वो क्या करेंगे वो दैट्स बट, लेकिन बात उनकी इसमें सही है कि भाई आपने रखा हुआ है इतना इंपॉर्टेंट, और आपको पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो रखा रह जाएगा. Now what do you think are different input required to enable the use of natural resources available in different geographical areas? अगर इनपुट की बात चल रही, ये टर्म इनपुट इंपॉर्टेंट है. ये जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains. What is this point? This point here is balancing resource extraction. For example, कहीं पर आपको पेट्रोल मिल गया ना, पेट्रोल अगर आपको कहीं पर मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, तो भाई इट इज़ अ मनी ना. अगर आपको उससे डायरेक्टली इकोनॉमिक इनकम हो रही है तो हाउ विल यू एक्चुअली कंट्रोल कि नहीं मुझे इतना ही पेट्रोल निकालना. नो, सस्टेनेबिलिटी आप सोचोगे ही नहीं, आप सोचोगे भाई पैसे कमाए जाए. तो उनका जो बैलेंस है ये एक चैलेंज है, ये बता रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्पररी विंडफॉल. कह रहा है कि भाई किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर आप ठीक से मैनेज करोगे तो एक बहुत अच्छा आपकी शुरुआत है, लेकिन ह्यूमन नॉलेज है, अच्छा आपने उसकी प्लानिंग की है, अच्छे से आपने उसको गवर्न किया है, तभी आप पता चलेगा कि क्या उससे आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बेनिफिट हो रही है, वो लंबे चलेगी या टेम्पररी विंडफॉल, मतलब वो शॉर्ट टर्म है. दैट इज द मीनिंग. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज or the stewardship. This is the stewardship, responsible and wise use of in a guardianship manner. Stewardship. इस साइड में एक टर्म दिया देख लो, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, द डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. इस पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं. Sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources. ये बहुत बार ये टर्म आ गए दोनों, restoration, regeneration. ज़रूर इस पर क्वेश्चन बनेगा. वो कह रहे हैं कि भाई सस्टेनेंस ज़रूरी है उनका, एंड रिस्पॉन्सिबल लैंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल, सब संभाल के यूज़ करना ज़रूरी है, बता रहे हैं. साइंटिस्ट स्टडिंग दीज एस्पेक्ट्स have wanted that the irresponsible treatment of natural resources has led to pollution, biodiversity loss and climate change, which has been taking place at an increased pace in recent year. तो हम ठीक से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है. Restoration and regeneration of renewable resources. Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate. पहला बता रहा है, many farmers in our country extract groundwater for irrigation purposes. Example है कि भाई वो बोरिंग वगैरह करके इरिगेशन के लिए पानी निकाल लेते हैं. In most states the extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished. अब नीचे का जो पानी है वही आ रहा है वाटर टेबल का पानी, अब वो इतनी तेज़ी से उसको वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, भर नहीं रहा है. ओवर टाइम दिस डेफिसिट बिल्ड्स अप लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली टू दिस अनअवेलेबिलिटी. अभी हो क्या रहा है कि पहले जो पानी हमें 10 मीटर 12 मीटर पे मिल जाता था बोरिंग करने पर, अब इतनी ज़्यादा लोगों ने बोरिंग करके ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो इतना कम कर दिया है कि अब वो कम से कम 80 मीटर पर हमें कुछ एरियाज में 80 मीटर पर मिलने लगा है. जो पहले 10 मीटर बोरिंग करनी पड़ती थी अब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स. तो अब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी भाई, 8 टाइम्स बोरिंग आप करोगे तो 8 टाइम्स कॉस्ट लगेगी आपको, उतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगेंगे आपको. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमने कैसे जो वाटर टेबल था उसको हमने पानी को एक्सट्रैक्ट कर करके और नीचे कर दिया है.
द बियॉन्ड रिपेयर हमने कर दिया. इट हैज प्रेडिक्टेड दैट मेनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून. Initiatives to raise groundwater levels have been launched to remedy this. Traditional practices of water harvesting, rejuvenation of pond and tank, cutting down on wasteful consumption of water, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, पॉन्ड्स का रिजुविनेशन कर रहे हैं, टैंक्स का कर रहे हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन जो पानी का है उसे कम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर एंड सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर अटेम्प्टेड. Similarly, the improper use of chemical fertilizers and pesticides soil का टेक्सचर खराब कर रहा है. बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड. ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड सॉइल टू बी अ पार्ट ऑफ मदर अर्थ. Practices like the use of cow dung and other natural fertilizers, mulching, multi-cropping and so on enabled holistic soil management. This mulching we have discussed. mulching में क्या करते हैं, हम घास फूस डाल देते हैं सॉइल के बीच में. नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब हम मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं. मल्टी क्रॉपिंग कर देते हैं. इससे क्या है, हमारा सॉइल मैनेजमेंट हो रहा है. यहाँ पर पिक्चर है क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्ट. तो इतना ज़्यादा हमने फर्टिलाइजर डाल दिया कि क्रॉप या ग्रो ही नहीं हो पाया, डेड हो गए. So talking about soil management, that we are using them in our current situation to prevent further degradation. We need to replenish and rejuvenate our soil. Over exploitation of groundwater, a caselet from Punjab. A crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab where groundwater resources have been severely depleted. Punjab was home of Green Revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food. 1965 की बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन की. एम.एस. स्वामीनाथन ने पंजाब में रेवोल्यूशन किया ग्रेन्स में. टुडे द सेम स्टेट फेसेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी. नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड beyond regeneration, at least in the short term. However, this concern is not particular to Punjab. It affects many other states. वगैरह पंजाब में इतना ज़्यादा हमने ग्राउंड वाटर रिसोर्स को यूज़ कर लिया है कि बहुत कम हो गया पानी, और आज वहाँ पे पानी है ही नहीं. In the 1960s, farmers shifted to high-yielding varieties of wheat and paddy. ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है. These required more water than the traditional seeds, and farmers began to extract groundwater to meet this need. अब ये ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स यूज़ करना शुरू किया था 1960 में, और इसको ज़्यादा पानी चाहिए था. ज़्यादा पानी के लिए उन्होंने ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेना शुरू किया. इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. अभी बिजली सब्सिडाइज रेट पर देती है फार्मर्स को गवर्नमेंट, या फ्री भी देती है. तो क्योंकि इनको बिजली फ्री में मिली तो इन्होंने पंप चलाया, खूब पानी निकाला. सिचुएशन स्टिल प्रीवेलेंट इन मच ऑफ इंडिया. आज भी कई लोग ओवर पंपिंग कर रहे हैं, पानी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले रहे हैं. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर. और आजकल जिस तरह की फार्मिंग हम कर रहे हैं, रिपीटेड फार्मिंग करेंगे तो बार बार उसके ट्रेंड्स भी तो रिपीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, वीडीसाइड्स के लिए वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं. द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल द डेप्थ ऑफ 30 मीटर. अब 30 मीटर तक वहाँ पानी नहीं है. एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव डिजॉल्व्ड इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड. तो इसकी वजह से क्या हो गया है, पहला तो पानी का लेवल नीचे चला गया है 30 मीटर तक, और जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए हैं उसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो भी बिगड़ गया है. ग्राउंड वाटर है यहाँ पर वेट पैडी फील्ड है. पैडी फील्ड मतलब उसको तो पानी ज़्यादा चाहिए ही होता है, तो पूरा पानी में डूबा रहता है, इसलिए उसको रेन्स में हम प्रेफर करते हैं. So they say that almost 80% of the area of Punjab has been classified as overexploited. In other words, we have drawn water at a rate much greater than at which restoration and regeneration of groundwater is possible. तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने कर दिया, 80% खत्म किया. We have seen that food security was ensured for the short term, but the long term consequences will take time and effort to heal. तो हमें
फूड सिक्योरिटी मतलब हमें मीन्स तो है, लेकिन ओवरऑल हमने वाटर के लेवल को कम कर दिया। पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ का इन्होंने वाटर लेवल बताई हुई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 40, जो डार्क रेड है वो ग्रेटर देन 40 है, थोड़ा स्लाइटली जो रेड है वो 20 to 40 है, और पिंक में 10 to 20, और ये ब्लू वाले हैं वो 0 to 2 है। तो ये फजीका, मुक्तसर, बठिंडा इधर इस तरफ थोड़ा मतलब कम है। बाकी सेंटर में बरनाटा है, संगरूर है, पटियाला है, फतेहगढ़ साहिब है, लुधियाना है, जलंधर है, कपूरथला है, होशियारपुर, गुरदासपुर, इधर पानी का लेवल है बहुत ही ग्राउंड वाटर का कम हो गया। से द जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, अ मड स्ट्रक्चर बिल्ड एंड रीफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंड। पहले मड से बनाया, बाद में सैंडस्टोन। क्वेश्चन बन सकता है जैसलमेर फोर्ट किससे बना हुआ है, तो सैंडस्टोन से बना हुआ है। द केस ऑफ सीमेंट बात कर लेते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। आवर हाउस, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, दे ऑल रिक्वायर सीमेंट। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड as one of the most polluting industries. The process of production releases fine dust that enters our lungs and those of animals, damaging them, settles on leaves of plants, decreasing their yield, and causes soil and water pollution too. तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डस्ट क्रिएट होता है, प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, वाटर को भी करता है, ह्यूमंस को भी करता है। तो पूछा जा सकता है इट अफेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB has created guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated. तो कह रहा है ऐसे कुछ इस CBCD ने बनाया है कि इसका pollution या तो कम किया जाए या ख़त्म किया। In addition, there is a move towards creating alternative materials that reduce pollution. These include the use of traditional material like stone and mud, new plant-based material and recycled material from waste plastic. तो अब कह रहे हैं कि अब जो सीमेंट है उसका यूज़ कम करो। क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टोन यूज़ कर सकते हैं, मड यूज़, दोनों की मिक्स कर सकते हैं, या प्लांट बेस्ड मटेरियल या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक से भी आप घर। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरोविल, पुडुचेरी में है, कंस्ट्रक्टेड बाय ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट विच होल्ड्स द यूनेस्को चेयर ऑफ अर्थन आर्किटेक्चर। मिट्टी से बनाने का इनके पास आर्ट है। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। मिट्टी से बना हुआ स्ट्रक्चर है ये, ऑरोविल पुडी में। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provides local employment and is designed keeping in mind the climate of the place. तो बता रहे कैसा नेचर के लिए बेनिफिशियल इस तरह का बना है। Vrikshayurveda is an ancient Indian botanical science that focuses on the study and care of plants and trees. क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The term comes from Sanskrit vriksha meaning tree, Ayurveda meaning science of life or health. This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in texts such as Suryapala's Vrikshayurveda around the 10th century CE. It has elaborate recommendation on the specific plants to be grown on different soil types and provide intricate methods for seed collection, preservation, pre-planning, treatments, irrigation techniques are elaborately described. पूछ सकते हैं कि वृक्षायुर्वेदा में क्या क्या चीज़ें हैं, with recommendation varying according to plant species, growth stage, seasonal conditions. Specifies pest management strategies through natural repellents and plants that should be grown together. मिक्स क्रॉपिंग के बारे में बात है। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग to maintain soil health. Vriksha Ayurveda also offers advice on proper methods of plowing soil
so as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm. पूरा एक पैसेज इस पर दिया है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सिक्किम काफ़ी ऑर्गेनिक होती है. Organic farming in Sikkim. A caselet from Sikkim. Pema's family farm in Sikkim faced declining yield and mounting debt from expensive chemical inputs. अभी केमिकल्स डाल रहे थे तो यील्ड कम हो रही थी इनकी, और केमिकल्स डालेंगे तो खरीदना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, तो डेट हो रहा था. When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decided to try. It was not an easy transition. Initially, the yield dropped as the soil was recovering from years of chemical use. तो पेमा की फैमिली ने डिसाइड किया कि हम भी ऑर्गेनिक करेंगे, लेकिन जब उन्होंने किया तो पहले तो कम हुआ उनका, क्योंकि भाई जो उनकी सॉइल थी जिस पर वो कर रहे थे वो साइड थे नहीं, तो रिप्लेनिश होने में समय, तो पहला इनिशियली उनको उतने ज़्यादा ग्रेन नहीं मिले, उतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन था नहीं मिला. The family switched to compost, prepared natural pest repellents using neem and garlic and started growing multiple crops across the year. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो कंपोस्ट है किससे बनाया है इन्होंने, नीम से और गार्लिक से. सॉरी, कंपोस्ट इन्होंने यूज़ किया, और रिपेलेंट कैसे बनाया इन्होंने, नीम और गार्लिक से. और मल्टीपल क्रॉप्स. आफ्टर अबाउट 5 years Pema's farm was thriving. She was able to sell her cardamom, ginger and traditional vegetable at premium prices. भाई ऑर्गेनिकली ग्रो है तो प्योर है. In 2016, Sikkim became 100% organic state with all its farmland certified organic. The effects were transformational. Local biodiversity flourished with beneficial insects and birds returning. Tourism increased as visitors came to see the organic farming model. And farmers' income grew by 20% on average. Today, Sikkim serves as a global model, demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agricultural practices while improving both ecological and economic outcomes. तो ये global model के बारे में बात है. Responsible and judicious use of resources. In the case of non-renewable, we need to ensure that we use the resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives. For example, we need to make the switch to renewable sources of energy for as many purposes as we. तो बता रहे हैं कि कैसे हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे सोलर है, विंड है, यहाँ पर सोलर पैनल लगाए हुए हैं बता रहे हैं. सैटेलाइट इमेज ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क. क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान में. सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बनाया वर्ल्ड का राजस्थान में. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. It can generate enough electricity to power about 15% of current need. तो राजस्थान में जितनी भी बिजली चाहिए उसका 15% ये प्रोड्यूस करेगा.